साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। तेलंगाना चुनाव को लेकर कई बड़ी खबरें आ रही हैं। अब तो बस आखिरी राज्य है दोस्तों और एक ही दिन बचा है, तो इससे पहले जो कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके साथ साझा करता हूं। तेलंगाना में चुनाव से पहले कांग्रेस का फेक न्यूज गैंग सक्रिय हो गया है, ये बताऊंगा। एनडीटीवी ने सुप्रिया श्रीनेत के फेक न्यूज का पर्दाफाश किया है। देखिए, नाम लेकर बता रहा हूं कि क्या किया है। और सुप्रिया श्रीनेत है, कितनी बड़ी नेता है आप जानते हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता श्रीनिवास के डर्टी गेम में फंस गए राहुल गांधी। ये फंसाने चले थे मोदी को, पीएम मोदी को, लेकिन अपने ही नेता को फंसा दिया। प्रधानमंत्री मोदी की रैली से ये जो माहौल है ना, पूरा बदल गया है। ये भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों, और कैसे बदला, कैसे चीजें एकदम से शिफ्ट होती गई वो भी दिखाऊंगा। और राहुल गांधी जो है ना, वो अम्मा के भरोसे आ गए हैं। अब क्यों आए, कैसे आए, क्या किया, ये भी दिखाऊंगा। और प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते प्रभाव से जानते कौन कौन दहशत में हैं? ओवैसी बंधु, और इसके साथ साथ पूरी की पूरी कांग्रेस। तो ये कुल मिलाकर कहानी है दोस्तों, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं और एक एक करके आपको दिखाता हूं। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं साथियों, तो सुप्रिया श्रीनेत द्वारा जो फर्जी खबर फैलाया जा रहा था ना, वो तो आपको दिखाऊंगा सबूत के साथ, और उसमें कैसे उन्हें फजीहत का सामना करना पड़ा ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि अब जब तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मात्र एक दिन का समय बचा है, तो राज्य में चुनाव का जो माहौल है उसका रुख साफ हो रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में और रोड शो में उमड़ते जन सैलाब ने सब कुछ बदल दिया है। और जन सैलाब की अगर तस्वीरें, वीडियो न देखे हों तो आप जरूर देखिएगा सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें कि लोग हिल जाएं। हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में ऐसा अपार जन सैलाब दिखा। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा फैक्ट बता दे रहा हूं कि 1.5 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने में जानते कितना समय लगा? 1 घंटा लग गया। जी हां, इतनी भीड़ थी। और यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही थी उसकी कहानी भी आपको एक आवाज के जरिए सुनाता हूं। नारों की आवाज से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा हिस्सा निकाला है, आप देख लीजिए। तेलंगाना में पहली बार बनेगी बीजेपी सरकार। तेलंगाना में पहली बार बनेगी बीजेपी सरकार। तेलंगाना में पहली बार बनेगी बीजेपी सरकार। देख रहे हैं ना, ये स्थिति है। और प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ने और उनकी एक झलक पाने के लिए तेलंगाना की जनता जिस तरह से हर सीमा को तोड़ रही है, वो भी एक अनूठे रिश्ते की तस्वीर बयान करता है। एक छोटा सा हिस्सा, ताकि आपको समझ में आए कि तेलंगाना की स्थिति कैसे बदलती चली गई। सुन लीजिए। जो ऊपर चढ़ गए हैं ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जरा नीचे आइए भैया। देखिए, इतनी भीड़ है। मैं जानता हूं आप लोग मुझे देख नहीं पाते होंगे, दूर दूर तक है, आप लोग मुझे नहीं देख पाते होंगे, लेकिन कोई गिरेगा तो मुझे बहुत दुख होगा। देख रहे हैं ना दोस्तों, क्या कुछ हो रहा है। अब इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि कांग्रेस के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत, गांधी परिवार की करीबी और खासकर राहुल गांधी की, उन्होंने फेक न्यूज फैलाना शुरू कर दिया कांग्रेस के लिए माहौल बनाने के लिए। अब आप इनके ट्वीट को देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। अब पढ़िए। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स कंफर्म्स व्हाट वी आर सीइंग ऑन द ग्राउंड इन तेलंगाना। नाम किसका लिया है? एनडीटीवी का। और देखिए, सबके नाम भी देख लीजिए। आईएनसी इंडिया जो हैंडल है, कांग्रेस इज ऑल सेट टू रिकॉर्ड ए हिस्टोरिक विन। पोल ऑफ पोल्स एनडीटीवी का है, जिसमें कांग्रेस को 68 से 76, बीजेपी को 3 से 5, बीआरएस को 30 से 35, एआईएमआईएम को 5 से 7, टोटल 119 सीट और मेजोरिटी 60। और कांग्रेस ने अपने आप को जय हो, जो देना है दे दिया। अब लोग भी हैरान कि यार ये तो कमाल हो गया। और एनडीटीवी का सबसे बड़ी बात, अडानी का चैनल जिसको गरियाते हैं ये, लेकिन कांग्रेस के इस हथखंडे का, फेक न्यूज का तुरंत ही पर्दाफाश हो गया।
क्योंकि एनडीटीवी ने ऐसा कोई पोल ऑफ पोल्स तो किया ही नहीं था, कुछ भी नहीं किया। और एनडीटीवी का ये स्टाइल कहां है भैया, और होगा तो लोग बताएंगे। मतलब आप समझिए कि अडानी से नफरत करने वाले ये लोग, ये कांग्रेस फेक न्यूज फैलाने के लिए अडानी के ही चैनल का मतलब उसी का बहाना बनाने लगे, उसी की आड़ लेने लगे। और इस ट्वीट को देख लीजिए, एनडीटीवी की ट्वीट दिखा रहा हूं मैं। फेक न्यूज अलर्ट, एनडीटीवी हैज नॉट कैरिड एनी पोल ऑफ पोल्स फॉर तेलंगाना 2023। प्लीज डोंट स्प्रेड फेक न्यूज फॉर फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट इलेक्शन रिजल्ट्स, फिर ब्ला ब्ला ब्ला। अब बताइए, एनडीटीवी को, सुप्रिया श्रीनेत को यह बताना पड़ रहा है कि फेक न्यूज मत फैलाइए। तो ये तो असली कहानी है दोस्तों, ये क्यों किया जाता आप भी समझते हैं। लेकिन जानते हैं, एक तरफ जहां सुप्रिया श्रीनेत फेक न्यूज फैला रही थी, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अम्मा की शरण में जा पहुंचे। जी हां, अम्मा की शरण में। और आप देखिए इनका ट्वीट राहुल गांधी का, तेलंगाना की अपनी सोनिया अम्मा का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। अब आप सोचिए कि ये सोनिया अम्मा तक क्यों पहुंचना पड़ा। और इसमें देख ही रहे हैं आप कि एक वीडियो है, वीडियो में सोनिया गांधी तेलंगाना के लोगों के नाम संदेश दे रही हैं। अब देना ही चाहिए भाई, ठीक है, उनको हक है, वो प्रचार कर सकती हैं। और पता चला कि वो प्रचार करने के लिए आ रही थी, फिर नहीं आई। लेकिन सवाल है कि बाकी प्रदेशों में तो ऐसा नहीं करना पड़ता। तो ये स्थिति तेलंगाना की है। और यही नहीं, एक और आपको चीज दिखाता हूं दोस्तों, कांग्रेस ने क्या क्या किया आप देखिए। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार तेलंगाना के अखबारों में ऐड दे रही है, प्रचार देने लगी। गजब हाल है। और इसे चुनाव आयोग को बैन करना पड़ा। आप सोचिए कैसी कैसी चीजें कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। अरे भाई, चुनाव जीतने के लिए नियम कानून कुछ नहीं मानेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन मैं आपको इनका एक डर्टी गेम भी दिखाता हूं। कांग्रेस खुलकर डर्टी गेम पर उतर आई। प्रधानमंत्री मोदी ने जब तिरुपति मंदिर में दर्शन पूजन किया तो एक तस्वीर को लेकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। आप सोचिए, ये तो हिंदुत्व को ही खत्म करने वाले लोग हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस के जो नेशनल प्रेसिडेंट है श्रीनिवास, राहुल गांधी के करीबी, जानते हैं तस्वीर पर क्या लिख रहे हैं? क्या मोदी खुद को भगवान का अवतार मानने लगे हैं? पीठ दिखाती इस तस्वीर पर आपकी राय क्या है? ये कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, कुछ भी। ऐसी सैकड़ों तस्वीरें आपको दिख जाएंगी, लेकिन आपको मैं राहुल गांधी की ही तस्वीर दिखा रहा हूं, क्योंकि सच्चाई यह है कि इनका जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, वो जो डर्टी गेम पीएम मोदी के नाम पे खेल रहा था, उसमें तो कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ही फंस गए हैं। और ये उनकी ही तस्वीर है, ये भी वायरल हुई। ये जो कांग्रेसी खेल खेलते हैं ना दोस्तों, अगर कोई दूसरी टीम होती ना तो बदनाम कर देते। और याद रखिए, वाजपेयी जी की सरकार को ऐसे ही बदनाम किया गया था, हर छोटी छोटी चीज में। जो ये खुद कर चुके हैं, जो एक वहां की रीति नीति है, उसी को निकाल करके ये बदनाम करते हैं। और ये इसी का एक, समझ लीजिए, एक उदाहरण है। और आप ये भी समझ लीजिए दोस्तों कि तेलंगाना के चुनाव में भाजपा के लिए उमड़ती भीड़ वो ताकत है जिसने राज्य में भाजपा को एक ऐसे ताकत के रूप में, शक्ति के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है कि केसीआर की पार्टी और कांग्रेस को भी डर लगने लगा है। और डर ऐसा है कि राज्य में बीआरएस के साथ खड़े असदुद्दीन ओवैसी को राज्य में जहां पहले कांग्रेस से डर लगता था, अब भारतीय जनता पार्टी से डर लग रहा है। वैसे तो दोस्तों ओवैसी राज्य की 119 सीटों में से सिर्फ 9 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, सिर्फ 9 सीटों पर, जबकि राज्य में करीब 13% मुसलमान मतदाता हैं और वो करीब 40 सीटों को प्रभावित करते हैं। लेकिन ओवैसी को प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा से डर इसलिए लग रहा है क्योंकि उनको 2020 के हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव की याद आज भी ताजा है, जब भाजपा इस चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। याद है ना आपको, भूल तो नहीं गए कितना माहौल बना था। और टीआरएस को जहां सिर्फ 55 सीटें और इसके साथी दल
AIMIM को 44 सीटें मिली थी, वहीं भाजपा ने 48 सीटें जीतकर ओवैसी की पार्टी को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया था। और जो कांग्रेसी इस समय उछल रहे हैं ना, उसका तो कहीं दूर दूर तक दृश्य भी नहीं था। और इससे पहले की बात बता दूं, हैदराबाद जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके चुनाव में यानी 2015 में टीआरएस को 99 सीटें, AIMIM को 44 सीटें थी। लेकिन आज भाजपा के पास जो जन समर्थन है उससे केसीआर इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनको असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे का सहारा लेना पड़ रहा है। और पिछले 5 सालों की बात करें दोस्तों, तो राज्य में एक के बाद एक होने वाले चुनावों और उपचुनावों ने लगातार साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के प्रति लोगों में गजब का विश्वास बढ़ा है। आपको याद होगा कि 2019 के आम चुनाव में जब सारे एग्जिट पोल यही कह रहे थे कि भाजपा को तेलंगाना में कोई विशेष जीत नहीं मिलेगी, सभी ने यही दावा किया था कि टीआरएस को 14-15 सीटें मिल जाएंगी और भाजपा को मात्र 1। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सभी एग्जिट पोल को गलत साबित कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 4 सीटों पर विजय मिली, जबकि जानते हैं टीआरएस 9 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। और यही नहीं, केसीआर को तो व्यक्तिगत रूप से 2019 के चुनाव में सबसे बड़ा झटका लगा था। सबसे बड़ा झटका जब बोल रहा हूं ना, तो आप समझ लीजिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उनकी बेटी के कविता ही चुनाव हार गई थी। मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत और उनकी बेटी चुनाव हार गई और भाजपा के उम्मीदवार की जीत हुई थी। और 2019 में दोस्तों भाजपा का मत प्रतिशत 23% हो गया और पार्टी ने राज्य में कांग्रेस को प्रमुख विपक्षी दल के स्थान से धकेल कर तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। और इसके बाद राज्य में हुए हर उपचुनाव में कांग्रेस को भाजपा से पीछे ही रहना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी टीआरएस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। आप याद कीजिए 2020 में दुबक्का के उपचुनाव में टीआरएस को भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त पटखनी दी थी। उसके बाद 2021 में हुजूराबाद के उपचुनाव में भी टीआरएस को भाजपा के हाथों बड़ी शिकस्त मिली। फिर 2019 के बाद से लगातार केसीआर हार से इतना बौखला गए कि 2022 के मुनुगोडे उपचुनाव में केसीआर ने पूरी कैबिनेट के साथ इस चुनाव में प्रचार किया। आपको इस पर तो अलग कहानी दिखा चुका हूं, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी टीआरएस का उम्मीदवार सिर्फ 10,000 वोटों से ही जीत पाया। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत के तौर पर ही लोगों ने लिया। और इसमें जो कांग्रेस का उम्मीदवार था ना, उसकी तो जमानत ही जब्त हो गई। भाजपा ने टीआरएस को राज्य में प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से दंग कर दिया। और इसके बाद तो केसीआर के सामने सिर्फ यही चुनौती खड़ी हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रभाव को कैसे रोका जाए। इनका काम ही यही हो गया। और इसके लिए जानते क्या किया? पिछले 5 सालों में केसीआर ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों में जाना और उनसे मिलना बंद कर दिया। उनको लगा बस अब इनको खत्म करो। उन्होंने दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करने और जनता में उनका सम्मान कम करने के लिए उनको देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री तक बताने का प्रयास किया। और इस पर भी बहुत सारी चीजें दिखा चुका हूं। आज केसीआर प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते प्रभाव से इतना सुन्न हो चुके हैं कि किसी भी कीमत पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तुष्टीकरण करना चाहते हैं। मुसलमानों को कुछ भी देने को तैयार है। और उन्होंने वोटों के लिए यहां तक वादा कर दिया दोस्तों कि वो मुसलमानों के लिए विशेष आईटी पार्क बनाकर देंगे। धर्मनिरपेक्षता का ढोल पीटते हैं। ये धर्मनिरपेक्षता है कि एक धर्म विशेष के लिए आईटी पार्क बनाकर देंगे? आप सोचिए। और वहीं मुसलमानों के ही वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए कांग्रेस, जो 2019 के चुनाव के बाद से राज्य में भाजपा के बाद तीसरे स्थान पर है, उसको भाजपा को पछाड़कर आगे आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जमीनी स्तर पर कांग्रेस का कैडर बहुत ही कमजोर, थका हारा है। क्योंकि जब से तेलंगाना राज्य बना है दोस्तों,
तभी से ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकार नहीं बना पाए हैं। और पिछले 5 साल के चुनाव में अगर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी से भी कांग्रेस पिछड़ चुकी है। और जाहिर है इससे एक बौखलाई कांग्रेस भी खुलकर तुष्टीकरण पर उतर आई है। इन दोनों को मुसलमानों के वोट चाहिए और कुछ भी करने को तैयार है। और कांग्रेस ने बकायदा दोस्तों मुस्लिमों के वोट बैंक के लिए इस बार माइनॉरिटी डिक्लेरेशन किया है। आप सोचिए ये कैसा धर्मनिरपेक्ष देश है, ये कैसे धर्मनिरपेक्षता है कांग्रेस की कि सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए अलग अलग डिक्लेरेशन हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, तेलंगाना के चुनाव में बहुत सारी तस्वीरें, ओपिनियन पोल और सर्वे के नाम पर बहुत सारे आंकड़े दिए जा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जो मैं देख पा रहा हूं तेलंगाना में, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि हंग असेंबली के आसार नजर आ रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ गई है। आप समझ लीजिए। और इसमें जो परिस्थितियां पैदा होंगी उसमें आपको कांग्रेस और केसीआर दोनों का डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। अब आपको लग रहा होगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये बात समझ लीजिए दोस्तों कि जब ये माहौल बन रहा था ना तेलंगाना में, तो लोगों ने कहा कि भाजपा खत्म हो गई, भाजपा ने सॉफ्ट स्टैंड ले लिया है, भाजपा ने अपना अध्यक्ष बदल दिया, वो सरेंडर कर दिया है। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। इस समय भाजपा एक मजबूत स्थिति में है, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। और जो माहौल दिख रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे तेलंगाना के लोगों ने खेल कर दिया है। और लोकसभा चुनाव से पहले जो ये नतीजे आने वाले हैं ना, आपको तेलंगाना की पूरी राजनीति बदलती हुई दिखेगी। तो पहले वोटिंग और फिर 3 तारीख का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, मेरे दर्शकों में बहुत सारे लोग दक्षिण भारत से हैं, तो आप कमेंट में तेलंगाना की राजनीति के बारे में जरूर चर्चा कीजिए, अपनी राय रखिए और वहां लोगों की क्या उम्मीदें हैं, कैसे वो देख रहे हैं, वो सारी चीजें बताइएगा। उससे भी हमारे संवाद को और मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।